नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाने के लिए इस चैनल के माध्यम पर इस चैनल पर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। और मेरा उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोगों को अन्य कोचिंग्स वगैरह जो जिस प्रकार से आपको बताते हैं, मेरा उद्देश्य उस प्रकार से नहीं है। मैं बिल्कुल आपको यूनिक कंटेंट और हटकर कंटेंट आपको देने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप सभी लोगों की अगर फर्स्ट क्लास है तो ये इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप हमारे पूर्व के 6 क्लासों को देखें। बहुत ही यूनिक कंटेंट है आपके लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि मैं ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी को पढ़ाता हूं। उसके बाद फिर आप सभी लोगों का पॉलिटिक्स का बैच मैं लाऊंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके तीनों पार्ट कवर करूंगा, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तीनों पार्ट कवर होंगे। उसके अलावा स्टैटिक जीके। उसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोग और नोट कर लीजिए, रीजनिंग। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स एट प्रेजेंट आपके इसी चैनल पर चल रहा है, जो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक कोर्स है और फाउंडेशन कोर्स है। आप सभी लोग जल्द ही जल्द उस सभी कोर्स को हमारे ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा उद्देश्य है उन छात्रों तक हमारी आवाज पहुंचे जिनके पास, हमारे पास तो आज के समय में एक अच्छी खासी हमारे पिताजी के पास इनकम है और वो हमें देते हैं कि हाँ, जाइए आप इतना फीस वगैरह पेड कीजिए और जाइए वहां पर पढ़िए। वो छात्र जिनके पास ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास चाहे फोन होगा, चाहे छोटा ही फोन होगा, तो उस तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे विनम्र विनती करूंगा कि आपके साथी जो ऐसे हों जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए फीस वगैरह ना हो, आप उन तक हमारी आवाज को जरूर पहुंचाइए। हमारी क्लासों को शेयर कीजिए उन सभी तक और आप सभी लोग भी लाभ लेते रहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आज का अपना सेशन है भारत का भौतिक विभाजन। हेडिंग बना लीजिएगा, भारत का भौतिक विभाजन। तो इस सेशन को चलिए हम डिटेल्स में, बिल्कुल बेसिक में हम चर्चा करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे पहले कि हम देखिए, सुनिए मेरी बात। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम आप सभी लोगों को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम समझाते हैं। कुछ बेसिक बातें किससे रिलेटेड? भारत का भौतिक विभाजन। एक एक पॉइंट्स आप सभी लोग हमारे साथ नोट करते रहिएगा। अगर ये बेसिक बातें अगर आपके माइंड में डेवलप हो गया, आपको पता हो गया कि भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार में डिवाइड होगा और एक्चुअल में है क्या, आप ये क्यों बता रहे हैं भाई भारत का भौगोलिक स्वरूप या भौगोलिक विभाजन। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, भारत का भौगोलिक विभाजन। राइट। तो भारत के भौतिक विभाजन को हम यूं अभी आपको कुछ बेसिक बातों को बताएंगे। परेशान मत होइएगा। आप सभी लोगों को मैं क्या करूंगा, कंटेंट जो आपको दूंगा वो इस प्रकार से हैंड नोट से ही होंगे। आपको मेरे साथ ही साथ हैंड नोट्स क्रिएट करना है। इसलिए क्योंकि अगर मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा आपको, आप सभी लोग पीडीएफ को पढ़ेंगे नहीं, उसको सिर्फ रख देंगे। आप हैंड नोट्स बनाइए, अपना स्वयं का नोट्स, और उसको डेली रिवीजन कीजिए। ठीक है। भारत का भौगोलिक विभाजन आप बता रहे हैं। अगर सबसे पहले ये बात होता है भाई
कि आप मैपिंग के थ्रू क्यों नहीं कराते। तो मैं बता रहा हूँ, पहले आप इस बेसिक बातों को समझिए, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को कुछ इसके बाद मैपिंग के थ्रू सारा का सारा मैं आपको करवाने का प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया हो क्लियर। तो मैं बात करता हूँ, एक मैप के साथ आऊंगा आप सभी लोगों को और वहीं पर समझाने का प्रयत्न करते हैं हम। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति पता है, ये हमारे भारत का मैप है, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा अब, भारत का भौतिक विभाजन। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं, तो भौतिक विभाजन हम करेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, सुनना मेरी बात। तो मैं कह सकता हूं, ये जिस भारत की आप बात कर रहे हैं, मैं ये आंख बंद कीजिए और सोचिए, मैं कहूंगा कि हमारा भारत देश एक महान, एक विशाल देश है, ठीक है, एक विशाल देश है। और भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। सुनना एक एक बात को, हमारे भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। अब विभिन्न प्रकार की हैं, तो यहाँ पे नोट बनाइए, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां निम्न है। अब निम्न है तो क्या है, वो तो बताइए जरा हमें। तीन से चार पार्टों में इसको डिवाइड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली पहली अगर मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं पर्वत। पहला मैं कह सकता हूं कि भारत को मैं पर्वतों में बांटूंगा भी। तो भारत के कुछ ऐसे फिजिकल रीजन हैं, भौतिक विभाजन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया आपके सामने पर्वत। दूसरा मैं कह सकता हूं मैदान। तीसरा पठार। और चौथा मैं कह सकता हूं द्वीप समूह, ठीक है। पर्वत, मैदान, पठार और द्वीप समूह। अब आपने ये तो बता दिया, भाई आप भारत को डिवाइड कर रहे हैं, भारत की विभिन्न भौतिक आकृतियां हैं, तो उसको आप इस प्रकार से बता तो दिए। जरा आप मुझे मैपिंग करके बता दीजिए। सुनना मेरी बात, एक एक पॉइंट को यहाँ पे इस प्रकार से एरो बनाइए और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखिए। मैं कह सकता हूं, ये जो हमारा भारत है, हमारे भारत के ये उत्तर हिस्सा है, नॉर्थ। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पर्वत है, ये उत्तर में, ठीक है, बर्फ से ढक ठीक है, बर्फ से ढका है। बर्फ से ढका है, इसी को हम जानते हैं हिमालय श्रृंखला, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर। अब आपके एग्जाम में काफी टाइम यहां से प्रश्न पूछा गया है कि हमारे भारत में ये जो पर्वत है, पर्वत, ये भारत के कितने भूभाग, अर्थात कितने स्थान पर या कितनी भूमियों पर भारत में पर्वत पाए जाते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं 10.6%, ठीक है।
क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है। अब जरा आप बताइए कि आप पर्वतों की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के उत्तर में स्थित है, तो कृपया करके आप मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, यूं इस प्रकार से पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है। देख रहे हैं आप? तो इसे मैं क्या कहूंगा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कलर यहाँ चेंज नहीं होते। हाँ, पूरा यहां से देखिए, इसका विस्तार देखिए आप। दिख रहा है आपको? पूरा फैला हुआ यहां से। तो ये सुनना मेरी बातों को, ये यही तो है पर्वत। अभी मैं आपको भारत के भौतिक विभाजन में ये बेसिक बातों को बता रहा हूं कि कैसे कैसे कहाँ पर्वत हैं, कहाँ अभी देखो कहाँ मैदान होंगे, कहाँ पठार होंगे, कहाँ द्वीप समूह होंगे। तो पहला हमने आपको बताया पर्वतों के बारे में। दूसरा अगर मैं बात करूं मैदान, तो जस्ट इसके नीचे, अर्थात इस पर्वत के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा जो विस्तार है, ये मैदान है, सॉरी मैदानों का क्षेत्र हो गया ये मैदान हो गया। अब मैदान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। तो मैदान जो आपको दिख रहा है, इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में ही तो दिख रहा है हमको, क्योंकि दिशा जो होती है यू इस प्रकार से होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो गया, इसके दक्षिण में ही पड़ रहा है पर्वत से, सॉरी मैदानी भाग। ठीक है, अब ये तो हो चुका है। इसके बारे में कुछ पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं ये जो मैदान है, हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये समतल एवं सपाट होते हैं। समतल एवं सपाट होते हैं। अब आप ये बताइए कि समतल और सपाट, अब आप ये बताइए कि समतल और सपाट का मतलब क्या हुआ यहां से? भाई, मैदानों का निर्माण होगा कैसे? सबसे पहले माइंड में सोचिए आप कि मैदानों का निर्माण एक्चुअल में होगा कैसे। तो सुनना मेरी बात, इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण जो हुआ है, इसमें मैं कह सकता हूं सिंधु नदी, ठीक है, उसके अलावा गंगा रिवर, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक, तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से होता है। इसका साफ अर्थ यहां पर है, मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए, सुनना मेरी बातों को। देखो भाई, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि जो सिंधु नदी है ये भी यहीं से निकली हुई है काफी, भारत के लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में है, लद्दाख,
वहां से बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये हो गया। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि गंगा नदी की मैं बात करूं तो गंगा नदी यू यहां से उत्तराखंड से निकलते हुए यू इस प्रकार से आती है और ये सॉरी ये बांग्लादेश में या वेस्ट बंगाल में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और यही इसका क्या है, यही जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं तो यहां से उद्गम होता है और हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करते हुए ये आती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में गंगा नदी से ये मिल जाती है, विलीन हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाई जो सुनना मेरी बात, जो मैदान वगैरह होते हैं इसका निर्माण कैसे हो सकता है। मान लीजिए उस मैदान के स्थान पर पहले कहीं कुछ और रहा हो, कभी कभी बाढ़ आया हो, बाढ़ के द्वारा लाए गए, भाई बाढ़ आएंगी कैसे, नदियों में आएंगी। ठीक है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इन सभी नदियों में जब बाढ़ आएंगी तो उसी के कारण पानी के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ मृदा होती है, तो ये जो नदियां होती हैं निक्षेपण करती हैं। निक्षेपण का मतलब ये एक भूमि है पूरा का पूरा और ये भूमि ढालदार है और यहाँ से एक नदी ऊपर से आ रही है। यहाँ से पानी आते 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 जो भी मृदा कट के आएगी तो सारी की सारी मृदा यहाँ पर जमा होने लगेगी। तो इसी से क्या होता है, एक समतल एवं सपाट भूमि। सपाट भूमि का अर्थ होता है जैसे आप पिच वगैरह देखें क्रिकेट में तो जो भूमि होती है एकदम सपाट होती है। स्टेडियम वगैरह देखिए, टूर्नामेंट में जितने भी मैदान होते हैं सारे के सारे समतल एवं सपाट होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कितना है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 43.2% क्षेत्र को यह कवर करता है। 43.2% क्षेत्र को यह कवर करता है। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से करूंगा इरेज और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो हमने समझ लिया, पर्वतों को भी हमने जाना, मैदानों को भी हमने जाना। अब बारी है पठार की। अगर मैं पठार की बात करूं तो पठार सबसे पहले कितने क्षेत्रों में पठारों का विस्तार है। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट इसका एक नंबर है 27.7% क्षेत्र पर विस्तार है। हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पठारों की। अब इसके बारे में आप इतना ही जानिए और मैं कह सकता हूं कि 27.7% क्षेत्र पर विस्तार है पठारों का। अब इस पठारों में हम बात करेंगे भारत के पठार की। हेडिंग बनाइए, पठार। तो मैं कह सकता हूं पठार स्थित कहां पे है भारत में, वो बताइए, साफ साफ मतलब बताइए, यहां से साफ शब्दों में बताइए। सुनिएगा मेरी बात। ये पूरा आप एरिया देख रहे हैं, सारे के सारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार हैं। अब आप कहेंगे प्रायद्वीपीय का मतलब क्या हो गया। अभी आपको समझाते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इतना समझिए कि पेनिनसुला इंडिया प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला इंडिया। अब प्रायद्वीपीय पठार आपने बता तो दिया, अब इसके बारे में कुछ समझाइए भाई, हमको समझ में नहीं आया।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये जो पर्वत, ये जो अभी आपने देखा मैदानी भाग, तो इसके दक्षिण में ही तो स्थित आ रहा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है ये मैदान है। इस मैदान के दक्षिण में ही तो ये स्थित आ रहा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हेडिंग बना लीजिए आप, पेनिनसुला इंडिया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट विशेष है कि इसको आपने पठार नाम क्यों दिया भाई, एक्चुअल में इसकी खासियत क्या है। जिस प्रकार से अभी आपने बताया मैदान, तो मैदान की खासियत को हमने जाना, क्योंकि इन मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ जो मृदा होती है या नदियां जो निक्षेपण करती हैं, ये अपने पानी के साथ मृदा को बहाकर लाती हैं और वहीं पर मृदा जम जाती है। इस प्रकार से इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। पठारी क्षेत्रों की विशेषता क्या है, तो सुनना मेरी बात। तो ये जो पठार हैं, मैं कह सकता हूं इन पठारों में पठारों में हम कह सकते हैं लौह खनिजों की मात्रा होती है, खनिजों की मात्रा अधिक होती है, जिसमें मैं कह सकता हूं लौह और कोयला आदि, यानी लोहा और कोयला आदि इन पठारों में हम पा सकते हैं। इस कारण इसे हम पठार बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है, आप बताए नहीं अभी तक। इस प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है, सुनो मेरी बात, इसको मैं अलग से बता रहा हूं आपको, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। सुनना मेरी बात, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार, इसके बारे में एक नोट बनाइए आप। ऐसी ऐसी भूमि या ऐसा भूभाग, चाहे फिर वो विश्व का ही क्यों ना हो, सुनना मेरी बात, जो तीन तरफ से जल से घिरे होते हैं, वह प्रायद्वीप कहलाते हैं, प्रायद्वीप। अब कहेंगे क्या हमारा भारत भी तीन तरफ से घिरा हुआ है, हमको तो नहीं लगता। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है भाई, मैं आपके सामने मैप है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये क्या हो गया, अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी, और एकमात्र ओशियन है जो किसी देश के नाम पर है, वो हमारा भारत ही है। इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो देखो मेरी बात सुनो, भारत हमारा जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम भारत के पूरे इतने हिस्से को हम बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला इंडिया, इतने क्षेत्रों को पूरा। ये हमारा है पेनिनसुला इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। तो यहां तक आप सभी लोगों को बेसिक में, जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया भारत के भौतिक विभाजन का, वो आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहां से हम आपको बताते हैं। अभी हमने देखो, आपके सामने हमने बताया कि उत्तर में पूरा पर्वत है,
उसके जस्ट बाद आपने बताया कि मैदानों का क्षेत्र है। फिर आपने बताया कि प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, अर्थात पेनिनसुला इंडिया, ये हो गया। अब मैं बात करूंगा यहां से कुछ एडवांस बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेडिंग बनाइए एडवांस। एडवांस एडवांस में मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं भारत का भौतिक विभाजन। हेडिंग बनाइए भारत का भौतिक विभाजन। तो मैं कह सकता हूं, सुनना मेरी बात को, अब मैं यहां से कह सकता हूं भारत को 4 फिजिकल रीजन हैं। भारत के 4 भौतिक विभाजन हैं, वो मैं आपको अभी बताया, ठीक है। वो कौन कौन सी, ये एडवांस की मैं बात कर रहा हूं। पहला नोट बनाइए, नॉर्दर्न माउंटेन। दूसरा मैं कह सकता हूं नॉर्दर्न प्लेन। हिंदी में लिख दे रहा हूं, वो भी परेशान मत होइए, लिखने से ज्यादा समझिए, लेकिन नोट्स बनाते रहिएगा हमारा, क्योंकि रिवीजन इज आ सक्सेस की, ठीक है। रिवीजन बहुत सक्सेस आपको दिलाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा मैं कह सकता हूं पेनिनसुला इंडिया। चौथा मैं कह सकता हूं कोस्टल प्लेन। ठीक है, या मैं कह सकता हूं आइलैंड। इसको आप सभी लोग देखिए मैप में, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरीय पर्वत। अभी देखियो, ये मैं बता रहा हूं, इसमें मैं एक एक चीज तोड़ के बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से। उत्तर का पर्वतीय, उत्तर पर्वतीय। दूसरा मैं ले सकता हूं, दूसरा कलर लेके आपको बताता हूं। उसके बाद यहां पे हमने आपको बताया यह नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। ये एडवांस लेवल में बता रहा हूं आपको, बेसिक आपका क्लियर हो गया, लगभग 20 मिनट तक मैं बताया हूं। उसके बाद मैं बात करूं पेनिनसुला इंडिया, पूरा का पूरा दक्षिण भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा है कोस्टल प्लेन, इसको हम बोलते हैं यहां से तट, तटीय मैदान, तटीय मैदान। इस प्रकार से मैं 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकता हूं। इसी उत्तर के मैदान में ही यहां पर है थार मरुस्थल, थार डिजर्ट, ठीक है। और इसी मैदान में मैं कह सकता हूं यहां पर असम का मैदान है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इतने पार्टों में डिवाइड किया। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे
अब मैं यहां से पूरा इरेज करूंगा, ठीक है, और यहां से आप सभी लोगों को हेडिंग बनाना है नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, हेडिंग रहेगी आपकी नॉर्दर्न माउंटेन। चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन, आप ये क्या होता है उसके बारे में आप विस्तार से बताइए हमें। तो नॉर्दर्न माउंटेन की मैं अगर बात करूं तो यही तो अभी मैंने आपको बताया था। अब एक एक करके आप सभी लोग देखते रहिएगा। देखिएगा, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन। तो अब यहाँ पे एक रोल अदा करेगा दो नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो क्या आप यहां से एक अनुमान लगा सकते हैं, जो उत्तर का पर्वतीय विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। ठीक है, किसका विस्तार की बात कर रहे हैं भाई आप? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। जी हाँ, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें मैं पढ़ने वाला हूं हिमालय पर्वत। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत की मैं बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। ये तो हो गई बातें। अब हिमालय तो आपने बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा हिमालय की उत्पत्ति। इंपॉर्टेंट है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग यहां पर, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति, भाई हिमालय है तो ये नवीन जो पर्वत आपको दिख रहा है इसको हमने नाम दिया हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये भाई निर्माण कैसे हो गया इसका, इतने बड़े इतने नवीन पर्वतों का निर्माण कैसे हो गया? तो समझिएगा, सबसे पहली पॉइंट मैं कह सकता हूं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार अर्थात नवीन मोड़दार श्रृंखला है। नवीन एक नया मोड़दार श्रृंखला है हिमालय पर्वत। अब यहां तक आपने बताया कि पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि हिमालय पर्वत जो है ये वेस्ट हिस्से में चौड़ा अधिक दिख रहा है और पूर्वी हिस्से में कम चौड़ा दिख रहा है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई बता सकते हैं आप? बिल्कुल, आप नोट कीजिए कि हिमालय पर्वत जो है ये ठीक है, हिमालय पर्वत जो है ये मैं कह सकता हूं पश्चिम की ओर। कोई बता सकता है कितना है?
तो एग्जैक्ट मैं कह सकता हूं 400 किलोमीटर। कितना है? 400 किलोमीटर चौड़ा है। और पूर्वी यानी पूर्व की तरफ कितना है? तो लगभग और लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 160 किलोमीटर चौड़ा है। अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ये बताइए आप। तो हिमालय का जो निर्माण है इसके बारे में बहुत एक अच्छा उम्दा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। सबसे पहले कुछ पॉइंट बना लीजिए। हिमालय का जो निर्माण है वो मैं कह सकता हूं भारतीय प्लेट, एक क्रिया होती है प्लेट विवर्तनांक, इसको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिल्कुल बेसिक में बताऊंगा। भारतीय प्लेट और मैं कह सकता हूं यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है, के टकराव से हुई है। ये क्या आपने बताया भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराव से हुआ है? भाई अगर आप देखेंगे पूरे विश्व का मैप अगर आपके सामने लगा होगा तो ये तो भारत हो गया और कहीं पर यही यूरोप महाद्वीप है, तो ये यूरेशियन प्लेट हो गया और यहां पर भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट के टकराव से हुआ है। सुनना मेरी बात, मैं कह सकता हूं आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व, अर्थात 7 वर्ष पहले, या कुछ ऐसे वर्ष थे, बहुत साले, सॉरी 7 वर्ष पूर्व नहीं, कुछ वर्षों पूर्व मैं कह सकता हूं ये जो आज हिमालय देख रहे हैं, इस हिमालय के स्थान पर कुछ और था। अब आप कहेंगे कुछ और था का मतलब, भाई पहले ये जो हिमालय आप देख रहे हैं ये नहीं था, ये कुछ और था यहाँ पर। क्या था वो बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं कुछ पानी थे, कुछ जल थे। उस जल को मैं बोल सकता हूं तैतीज सागर। सुनना मेरी बात, इस तैतीज सागर के उत्तर में कुछ भूभाग थे जिसको हम कह सकते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड भूभाग। और इस तैतीस सागर के दक्षिण में मैं कह सकता हूं गोंडवाना लैंड। भूभाग, गोंडवाना लैंड भूभाग। तो मैं कह सकता हूं कि इस हिमालय, ये जो आप हिमालय देख रहे हैं पहले यहां पर इस प्रकार से जल था, उस जल का नाम था तैतीस सागर। तो क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ कि दोनों अग्रभूमियों में अंगारा लैंड भूभाग और गोंडवाना लैंड भूभाग यूं इस प्रकार से आपस में पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए। तो एक स्थिति ऐसी हुई कि दोनों, सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां पर, कि दोनों अग्रभूमियों, सुनो, ये एक मेरा हो जाएगा अंगारा लैंड भूभाग जो भारत के उत्तर में है, और ये एक हो जाएगा गोंडवाना लैंड भूभाग। तो इसलिए मैं कह सकता हूं हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, ये गोंडवाना लैंड का भूभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं दोनों अग्रभूमियों, देखना सामने, देखना मेरी बात, मेरा फेस मैं एक सागर के रूप में मानिए मुझे, और एक अंगारा लैंड भूभाग, एक गोंडवाना लैंड भूभाग, दोनों अग्रभूमियां का दबाव हुआ, दोनों आपस में आई, यूं 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 टकराई आपस में, और यूं इस प्रकार से एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। फिर से देखना, यूं, एक मिनट मैं आपको कागज से थोड़ा पेपर ले लेता हूं एक, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक मिनट रुकिएगा जरा आप। ये देखिए, ये आपके सामने दो भूमि है, बिल्कुल समतल एवं सपाट है। सुनना मेरी बात। अरे यार, हाँ एक मिनट रुकिएगा जरा।
देखो यहाँ पे ये एक पेपर है, एक तरफ गोंडवाना लैंड, एक तरफ अंगाला लैंड। ठीक है, धीरे धीरे यू इस प्रकार से आया और दोनों अग्रभूमियों का दबाव हुआ। देखना, दिख रहा है आपको? ये जो हिस्सा निकल के आ रहा है, ये यूं इतना हिस्सा, इसी को हमने नाम दे दिया क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसी के स्थान पर हिमालय पर्वत का स्थान हुआ है। इसलिए सुनना मेरी बातों को, इसलिए जो देख रहे हैं आप तैतीस सागर, इसी को हम कह सकते हैं हिमालय का गर्भगृह। ठीक है, तो जब दोनों अग्रभूमियों का दबाव हुआ तो इसके साथ साथ क्या हुआ? कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इसमें मैं मोस्टली आपको बताऊंगा क्युनलुन शान पर्वत, कुनलुन पर्वत, देखो यहां पर क्युनलुन पर्वत हो गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत, और मैं कह सकता हूं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब तैतीस सागर को हम कह सकते हैं, कुछ यहां से फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। वो फैक्ट ये है कि ये जो हिमालय है, ये टर्शियरी युग अर्थात मैं कह सकता हूं तैतीस सागर के अवसादों के जमाव के फलस्वरूप हुआ है। इसलिए हम तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह, हिमालय का गर्भगृह कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी ने तो जन्म दिया है हिमालय को भाई। और मैं कह सकता हूं जन्म स्थल कह सकता हूं हिमालय का। तो चलिए हम यहां से पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। सब कुछ जान चुके हैं हम कि हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या क्या है, क्या सिस्टम था। तो यहाँ पे हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहां तक है हिमालय, ये बता दीजिए आप। पूरा यहां तक फैला हुआ है, मैं आपको बताया भी था, पूरा यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हिमालय जो है यहां तक पूरा फैला हुआ है, ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि हिमालय, तो हिमालय को मैं कई पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। समझना मेरी बात को। तो हिमालय को मैं कई पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला हम जो हिमालय के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि हिमालय नहीं, हिमालय श्रृंखला, कोई भी पर्वत हो इस प्रकार से यूं देखना। अगर एक पर्वत होगा तभी हम इसको कह सकते हैं कोई पर्वत का नाम। जब अनेकों पर्वत हो इसी में, छोटे कोई बड़े, कोई छोटे कोई बड़े, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं श्रृंखला। क्योंकि हिमालय जैसे ही अनेक श्रृंखला हैं, तो यहां से मैं चार भागों में डिवाइड करूंगा। पहला है यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा मैं कह सकता हूं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरा है मिडिल हिमालय, और जो चौथा है उसको मैं कह सकता हूं आउटर हिमालय। ठीक है, ये इतने प्रकार के हिमालय होंगे। हिंदी में नाम जानिए इसका, ट्रांस हिमालय को हम कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय तो कहते ही हैं हिमालय। उसके अलावा हम कह सकते हैं इसको तिब्बत हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय को कह सकते हैं हम महान हिमालय, महान या विरहत, विरहत मतलब भी होता है बड़ा, विरहत हिमालय। मिडिल हिमालय को मैं कह सकता हूं मध्य,
या लघु हिमालय। आउटर को मैं कह सकता हूं बाह्य यानी बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो होप कि आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल आज के सेक्शन को हम, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और कल हम विस्तार से इन चारों हिमालय को एक बेहतरीन ढंग से हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे हम, दूसरा बात करेंगे हम ग्रेट हिमालय की, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे मिडिल हिमालय की, इसको मध्य या लघु हिमालय भी कहते हैं, और चौथा हम डिस्कस करेंगे वाह्य हिमालय। तो सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक हमारे द्वारा जो भी बताया गया सेशन था आज का, ये आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे एक विनम्र विनती करूंगा कि आप सभी लोग मेरी आवाज को उन छात्रों, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिनके पास कोचिंग वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह जाने के लिए फीस नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमारे भारत में हैं जो पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं। तो उनके पास भाई बहुत से ऐसे छात्र हैं जो किसी कारणवश कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके इस चैनल पर आया हूं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, दोनों चीज में मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा। बस आप अपने इस चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। बस बने रहिए, बस 4 से 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको अपने अंदर डेवलपमेंट नजर आने लगेगा। तो बने रहिए, भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, पूर्ण उम्मीद रखिए। आपके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं खिलवाड़ करने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको बिल्कुल एक बेहतरीन कंटेंट देने के लिए बैठा हूं। और आप सभी लोगों को यदि लग रहा है कि हमारे कंटेंट में दम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, छोटा सा ज्ञान जिसमें मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको इस पथ पर चलना है, अगर आप इस पथ पर जाएंगे तो आप एक ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेक्शन को फिलहाल यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत साथियों।